क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे, अभिषेक सत्यव्रतम और विश्व मोहन यहां से। भारतीय बाजार में आज के सत्र में जो उठापटक है, इस बीच लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा, ये विस्तार से बताने के लिए हाजिर है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन भारतीय बाजार में विदेशी बाजार से जो काफी हद तक कमजोरी के संकेत हैं, वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दिन भर के अगर मोमेंटम की बात करें, 25,200 से 25,400 ये एक रेंज है। इनफैक्ट 25,334 के इर्द गिर्द इस वक्त करीब 100 अंकों की बिकवाली पर ट्रेड करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के संकेत हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स, 59,700 के लेवल्स पर कामकाज। ऐसे में आखिरी 1.5 घंटा कैसा होगा, आपके लिए रणनीति क्या है, स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं क्लोजिंग कॉल में ऑन द शो आपके लिए क्या कुछ है खास। उसके बाद एक एक कर सारे एलिमेंट्स आपके सामने हम पेश करेंगे। यहां से चंद मिनटों में एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स में स्ट्रैटेजी इस वक्त आपकी क्या होनी चाहिए, बाजार में इस वक्त जो स्थिति है उसके पीछे की वजह है क्या है। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स एक्सपर्ट से जानेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज कहां पर बनती हुई दिख रही है। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे। वहीं 3 बजे दिन भर मार्केट में जो एक्शन हुआ है, एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपके लिए लेकर आएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी आपके सामने रखेंगे 3:10 पर। और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स टू वॉच आउट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है इस वक्त नतीजे। लगातार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे रिजल्ट्स सीधे तौर पर ईटी नाउ स्वदेश पर आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। हर एलिमेंट आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रेकिंग के तौर पर रिजल्ट्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें इस वक्त आपके सामने रखते हैं। 25,337 के लेवल्स इस वक्त बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ संभलने की कोशिश करता हुआ निफ्टी, लेकिन हाँ, गिरावट अब भी यहाँ पर है। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड 25,300 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही झूलता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं करीब 400 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। 59,500 के स्तर पर फिलहाल इसके इर्द गिर्द ही कामकाज। बैंक निफ्टी में भी ब्रॉडर मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज हम देख रहे हैं। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स, इंडेक्स वाइज मार्केट की ब्रेथ भी हम देख रहे हैं। काफी हद तक चैलेंजिंग सिनेरियो इस वक्त, और इंडिया विक्स पर भी लगातार रखिएगा नजर। मेटल शेयरों में बिकवाली है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स 8 से 9%। इनफैक्ट मेटल शेयरों की अगर बात करें, वहां पर हम देख रहे हैं गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता के स्टॉक प्राइसेस ही देखिए, 8% की गिरावट वहां पर दिख रही है। स्विगी मिले जुले नंबर्स, उसके बाद स्टॉक में गिरावट का ट्रेंड। फूड डिलीवरी स्पेस में हम देख रहे हैं इस नए साल की शुरुआत से ही कोई खास बड़ा मूव नहीं नजर आ पा रहा है। और निफ्टी में आज बजाज ऑटो, पावर ग्रिड के नंबर्स हैं जिस पर लगातार फोकस है। निफ्टी साथ ही एफएनओ स्पेस और कैश की एक लंबी फेहरिस्त हैं जो कि रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ बाजार में स्टॉक वाइज भी मूव्स हैं। स्ट्रैटेजी से पहले एक बार बजिंग मोमेंटम कहां पर है, बिग बजर्स के तौर पर विश्व मोहन से जानते हैं, उसके बाद एफएनओ मार्केट चेक भी समझेंगे। गुड आफ्टरनून विश्व मोहन, आज बजिंग स्टॉक्स क्या हैं? देखिए, बजर्स की लिस्ट लंबी है और आपने बाजार की बड़ी बातें तो बता दी है। उसी बड़ी बातों में से कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं, या तो तेज़ी दिखा रहे हैं या मंदी दिखा रहे हैं। मेटल से शुरुआत करेंगे। लगातार यहाँ पर हम तेज़ी देख रहे थे, उसके बाद इसको मुनाफा वसूली कह सकते हैं। एक तो डॉलर में भी थोड़ी रिकवरी आई है, और एक लंबी रैली के बाद इस तरह की मुनाफा वसूली सही भी है, ज़रूरी भी है। तो एक करेक्शन के तौर पर इसे देख सकते हैं। और हिंदुस्तान जिंक देखिए 9.5% टूटा है। चांदी की कीमतों में जिस तरह के 50,000 रुपए तक की अपने रिकॉर्ड से गिरावट आई है घरेलू बाजार में। हिंदुस्तान कॉपर देखिए 9% टूटा है, अपने रिकॉर्ड से 6-7% नीचे कॉपर का भाव है आज। वेदांता में 8% से ज़्यादा की गिरावट है। नैल्को देखिए 8% की गिरावट। तो जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सारे प्रेशियस से लेकर इंडस्ट्रियल मेटल तक लगातार रिकॉर्ड बना रहे थे, और अब वहां पर मुनाफा वसूली है। और उस माइनिंग और उस कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां भी आज के सत्र में दबाव में दिख रही है। आईटी की बात करते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट कमजोर है, एफआईआईज की बिकवाली चल रही है, और उसका दबाव यहां पर आईटी पर भी हावी है। और इन्फोसिस देखिए 1.5% से ज़्यादा कमजोर। टेक महिंद्रा, ओरेकल, विप्रो, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में कमजोर नजर आ रहे हैं। आईटी के बाद अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी की। एफएमसीजी पर पिछले कुछ सत्रों से दबाव लगातार दिख रहा है। जो नतीजे भी आए हैं एफएमसीजी सेक्टर के, वो उस तरह के नहीं थे, लेकिन आज यहां पर अच्छी तेजी बनती दिख रही है। आज इस तेजी में रैडिको, यूनाइटेड ब्रेवरीज, टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कई सत्रों में एक सुस्ती नरमी के बाद आज यहां पर इस पूरे सेक्टर से, और खास करके डिफेंसिव जो सेक्टर है एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों सेक्टर से ही बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा है। और यही वजह है कि यहां पर लोअर लेवल से कुछ
कुछ रिकवरी भी बाजार में दिख रही है। तो ये दोनों सेक्टर है जो आज के सत्र में बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनिंदा जो स्टॉक्स है उनमें अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। एक और सेक्टर है जो आज बजट से ठीक पहले बज कर रहा है, शुगर शेयर्स। त्रिवेणी देखिए, श्री रेणुका देखिए, उत्तम धामपुर। यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार का इथेनॉल प्रोग्राम, जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इथेनॉल में पेट्रोल में ब्लेंडिंग का, वो और फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, बड़ा आवंटन हो सकता है और उसका फायदा, उस उम्मीद में ये सारे शुगर स्टॉक चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी को डेफिनेटली रिवाइज किया जाएगा, ऐसा फूड सेक्रेटरी कह भी चुके हैं। और साथ साथ यहां पर इथेनॉल प्राइसेस का भी रिवीजन ड्यू है। तो ये सारे जो खबरें हैं, ये तीनों खबरें पॉजिटिव है शुगर सेक्टर को लेकर और आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है। लेकिन नतीजों की वजह से नेस्ले देखिए, अभी कुछ ही देर पहले नतीजे आए थे, नतीजे काफी बेहतर रहते और उस नतीजों के बाद देखिए जिन जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं वहां पर बाजार उनको सैल्यूट कर रहा है। आज 46% से ज्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ के आया है तीसरी तिमाही में और साथ साथ रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ यहां पर दिखने को मिली है 19% के आसपास। और नेस्ले में आज 3.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों की वजह से स्ट्राइड को देखिए, स्ट्राइड फार्मा, यहां पर भी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। 88 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी का जो तीसरी तिमाही का मुनाफा था 202 करोड़। दमदार ग्रोथ मुनाफे के नंबर पे, रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ और मार्जिन भी में भी ठीक ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। तो इन नतीजों वाले लिस्ट में आप देखिए, स्ट्राइड्स, अरविंद और एजिस लॉजिस्टिक, तीनों कंपनियों के नतीजे दमदार थे और बाजार उन्हें सपोर्ट भी दे रहा है। 7 से 8% तक की तेजी इन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन कमजोर नतीजे कहां थे? मोबाइल एक ऐसे नंबर जिसके बाद आज यहां पर पिटाई दिख रही है। और स्विगी, हालांकि स्विगी के नंबर उतने खराब नहीं थे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन मोबाइल के नतीजे कमजोर थे। 5% की गिरावट मोबाइल में दिख रही है और कंपनी का मुनाफा घटा है, आय घटा है। तो ये दोनों फ्रंट पर कमजोर नतीजे मोबाइल ने पेश किया है। उसके बाद ये पिटाई दोनों ही स्टॉक्स में हो रही है। तो ये तो लिस्ट है बजट्स की, लेकिन अभिषेक के पास चलते हैं क्योंकि बाजार अब कुछ रिकवरी दिखा रहा है। कहां से ये रिकवरी आ रही है, बाजार की इनसाइड स्टोरी क्या है और अगर कोई डेरिवेटिव में ट्रेड करता है तो उनके लिए किन किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक बताइए, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने तैयार की है बाजार को लेकर और इनसाइट्स क्या हैं? विष्णु, देखिए पूरे हफ्ते का ये फ्लेवर रहा है बाजार का कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने दिखा है और 3 सत्र से तो लगातार तेज़ी हो रही थी और आज हम देखने की उस तेज़ी पर ब्रेक लगी है। लेकिन आज आप देखेंगे कि निफ्टी अब अच्छा खासा रिकवर कर गया। अब तो जो गिरावट रह गई है वो सिर्फ 60 अंकों की रह गई है। तो 25,200 तक आने के बाद वहाँ से लगभग 140-150 अंकों के आसपास की रिकवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी वहाँ पर भी है। मेटल में आज बिकवाली हो रही है। बाकी हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले शेयर लगातार हम देखें कमजोर थे, वहां से बाइंग स्ट्रेंथ लौट के आ रही है। विश्व में देखिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बजट से पहले ट्रेडिंग पोजीशन जितनी कम हो सके आप कम रखिए, तेजी की पोजीशन निफ्टी की अगर हम बात करें तो। और 11 बजे तक रविवार को जब बजट आएगा उसके पहले की स्ट्रेटजी आपकी अलग होनी चाहिए, उसके बाद की स्ट्रेटजी फिर नए सिरे से बनानी चाहिए। तो अपने पोजीशन ट्रेडिंग की कम रखिए और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो थोड़ा सा ना बड़े स्विंग के लिए तैयार रहिए। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस तो फिर वो कटने का डर रहेगा, जिस तरह के स्विंग्स तो हम बजट से पहले ही देख रहे हैं। तो तेजी की पोजीशन में मेरा मानना है कि 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। और निफ्टी में जो गिरावट आ रही है ना, मैं पहले भी कह रहा था पिछले 2 सत्र से कि ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। और लक्ष्य जो होगा यहां से 25,500 का लगा के रखें इमीडिएट बेसिस पर, उसके आगे की बात आगे की जाएगी। शॉर्ट की पोजीशन नहीं रखें, शॉर्ट की पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अच्छे ऐलान अगर आते हैं, बाजार वैसे ही पहले से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है कुछ अपनी चिंताओं के चलते, तो कुछ भी अच्छी न्यूज़ अगर आती है, बजट में कोई सरप्राइजेस आते हैं, रिफॉर्म के मेजर्स आते हैं अगर, तो फिर बाजार उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेगा और एक अच्छी तेज़ी बाजार में यहाँ से निफ्टी में हम 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास की बनते हुए देख सकते हैं। तो शॉर्ट ना कीजिए और अभी भी स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए कि जो अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छे ऐलान जो आ रहे हैं नतीजों को लेकर, उन पे आप फोकस करके चलिए। जो डेटा भी जो सजेस्ट कर रहे हैं ऑप्शंस के विश्वमोहन, यहाँ से जो इमीडिएट 26,000 तक के दायरे तो खुले हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई बहुत उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25,500 एक हर्डल होगा और उसके बाद 26,000 पर फिर नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं 25,000 पे एक
बढ़िया सपोर्ट है फिलहाल के लिए, वो मुझे लगता नहीं कि वो ब्रेक होगा। निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। तेजी की पोजीशन में बेहिचक आप बने रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बैंकिंग को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स की उम्मीद है। फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों पर नजर रहेगी कि फिस्कल डेफिसिट सरकार क्या ऐलान करती है, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट कम होता है फिर ईल्ड्स वगैरह में हम नरमी देखते हैं, तो बैंकों को ट्रेजरी गेन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बैंकों के कंसोलिडेशन की बात चल रही है, और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, डायरेक्ट लिंकेजेस हैं बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग निफ्टी बैंक में ऑलरेडी हम तेजी देख रहे हैं। 3 सत्र में 1500 पॉइंट चढ़ा है, आज थोड़ी सी नरमी आ रही है। बाय ऑन डिप्स की आपके लिए पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है, और 60,000 के आंकड़े को पार करने के बाद आप 500,000 पॉइंट की आप तेजी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं होगी। 59,500 आज के लिए एक सपोर्ट का लेवल होगा, लेकिन अगर आप पोजिशनल हैं तो आप 59,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक ये प्योरली बाय ऑन डिप है। निफ्टी में पोजीशन थोड़ी सी आप लाइट रखिए, बजट के दिन फिर से नए सिरे से उसकी स्ट्रेटजी हम आगे बनाएंगे। तो चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि हमारे साथ प्रदीप हल्दर जुड़ गए हैं, और इसके अलावा अंशुल जैन हमारे साथ हैं। अंशुल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अंशुल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे स्ट्रेटजी एक बार फिर से इंडेक्स को लेकर, आपकी राय क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी बजट से पहले? अब अभी 1.5 घंटा ये मिला लें तो 2 घंटा उस दिन का, 1.5 घंटा आज का, लगभग 3 घंटे का सत्र रह गया है। आप बताइए क्या करना चाहिए। नमस्कार मानसी जी को, नमस्कार विश्वमोहन जी को। देखिए, स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो सुबह थी। 59,600 प्रोटेक्ट हुआ है, 59,800 पे खड़े हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ऑप्शंस और फ्यूचर हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ से भी बैंक निफ्टी 59,750 चल रहा है, लॉन्ग करके चल सकते हैं। 60,250 तक आते हुए दिख रहा है। 60,235 जो स्विंग आई है डेली चार्ट पे, वो लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहा है। निफ्टी पे थोड़ा सा अभी भी रिलक्टेंट रहूंगा, 25,315 25,325 उसके ऊपर टिक जरूर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ही रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो मेजर पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन में बैंक निफ्टी में ही रखना चाहूंगा। अगेन बैक बाय सेम थिंग, एफआईआई डेटा 6 लाख के ऊपर, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है, तो मैं इस जोन में वीकनेस तो कहीं से भी नहीं तलाश रहा हूं। हर बेयर ट्रैप पे, जैसे अभी 75 मिनट के चार्ट पे मॉर्निंग लो स्वीप हुए निफ्टी बैंक निफ्टी पे, बेयर ट्रैप बना तो तुरंत रिकवरी आई। तो कोई भी बेयर ट्रैप बने या बुलिश ब्रेकआउट बने इंडेक्स पे, मैं लॉन्ग ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। शॉर्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। 1.5 से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कवर होने आते हैं तो बैंक निफ्टी पे हम बहुत आराम से ऑल टाइम हाई पार कर जाएंगे। तो लॉन्ग ही रहना चाहिए, एटलीस्ट बजट तक के लिए। जैसा आपने कहा कि बजट तक के लिए स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्ग होनी चाहिए। बजट अनाउंसमेंट के बाद फिर नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इंडेक्स पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से स्ट्रैटेजी आपको मिलती हुई लॉन्ग्स यानी पॉजिटिव बिल्टअप मार्केट में, और इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी पर ज्यादा कन्विक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे, और स्टॉक वाइज भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी क्लोजिंग ट्रेड समझेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। नतीजों का दौर चला है, और 18 आवर्स स्वदेश पर सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, रिजल्ट के साथ साथ हम मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत करवाते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि आखिरकार कंपनी अपने प्लान्स क्या बनाकर चल रही है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस क्या है। इसी कड़ी में NIIT लिमिटेड ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर पॉजिटिविटी, हालांकि मार्जिन्स और प्रॉफिट में कंसर्न्स भी हैं, लेकिन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विजय के थडानी। थडानी जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपके तमाम सेगमेंट्स को लेकर, रेवेन्यू मिक्स जो है वो किस तरह का शिफ्ट होता दिखा है स्कूल लर्निंग, कॉर्पोरेट लर्निंग और साथ ही स्किल्स एंड करियर्स इन पर्टिकुलर FY26 में, और कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ आप देख रहे हैं? तो हमारे 2 सेगमेंट्स होती हैं, एक एंटरप्राइज, दूसरा कंज्यूमर, और हम 2 सेक्टर्स पे काम करते हैं, एक टेक्नोलॉजी और एक BFSI एंड अदर्स। तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 20% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। लेकिन BFSI में फ्रेशर हायरिंग का जो सबड्यू रिस्पॉन्स था, और उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। काफी प्रोग्राम्स जो हमने प्लान किए थे वो सब शिफ्ट हो गए इस क्वार्टर में, 4th क्वार्टर के लिए। तो कुछ फायदा उसका दिखेगा 4th क्वार्टर में, बट 3rd क्वार्टर में
हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रहा। एआई से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो 17.65% हो गया है रेवेन्यू का, तो वो बहुत अच्छा है और उसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिल रही है। और जो टेक्नोलॉजी का मोमेंटम है उसी के ऊपर हम फर्दर काम कर रहे हैं। हमने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए एजेंटिक एआई वगैरह के अंदर, जो काफी काम आ रहे हैं। राइट फ्रॉम देयर एजेंटिक एआई की आपने बात की, और यस डिजिटल सिनेरियो है इस वक्त, और टेक्नोलॉजी वाइज हमें आगे रहना बेहद ज़रूरी है। आपने भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन एआई में हाईलाइट किया था, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में भी। कितना मीनिंगफुल देख रहे हैं आप ये ट्रैक्शन, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और मार्जिन्स के लिहाज से कितनी मदद मिली है इन इनोवेशन से? हाँ जी, तो एक दो क्वार्टर पहले हम कहते थे बहुत कंपनीज और बहुत इंडिविजुअल्स ट्राई करना चाहते हैं। इंडिविजुअल्स तो बहुत उत्सुक थे एआई के लिए, तो वो उनकी ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर, जैसे हमारा एक यूनिवर्सिटी सेगमेंट है, एक नई कंपनी जो हमने अपने फैमिली में ऐड की है, IMNEO, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और वो चल भी रहा है। पिछले दो क्वार्टर में हमने देखा है कि कंपनीज अब हेजिटेशन से कमिटमेंट में जा रही हैं। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जगह अब लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। तो हमने एक या दो क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन की है, और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू AI एनेबल्ड जिसे बोलते हैं वो 17.65% है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का, विच इज अ वेरी स्टीप ग्रोथ। काफी तेजी से वो बढ़ी है, और उसका हमें मार्जिन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। हम इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, तो इसलिए कुछ चीजों का बेनिफिट जो है वो ओवरऑल सेंस में नहीं दिखाई देता, बट द ट्रेजेक्टरी इज ऑन द राइट ट्रैक एज फार एज द टेक्नोलॉजी एंड AI रेवेन्यू आर कंसर्न। और जो BFSI सेक्टर है, BFSI और अदर्स के अंदर, वहां थोड़ी मंदी है, पर हमें उम्मीद है कि वो भी अब पिकअप करना शुरू कर देगा, क्योंकि अनसर्टनिटी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, और इसलिए लोग ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाए, पर आगे जाके हमें लग रहा है कि वहां भी बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा। मिस्टर थडानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाही के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। NIIT लिमिटेड के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, नतीजों के ठीक बाद उनके मैनेजमेंट से जब हम बात कर रहे थे AI टेक्नोलॉजी को लेकर और कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स पर। 75-76 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज है। PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं हमारे साथ। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू ET नाउ स्वदेश। आपसे एक बार NIIT लिमिटेड पर एक टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं जानना चाहूंगी, उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझेंगे। देखिए, चार्ट में अगर देखा जाए अपने 52 एक हाई से भी ऑलमोस्ट 55% नीचे है। इनफैक्ट जो 20 मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 81, जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस है 108 के आसपास है। सो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और मार्केट कैप भी 1000 करोड़ के आसपास ही है, तो स्मॉल कैप है। सो रेवेन्यू भी देखेंगे 100 करोड़ के आसपास ही है, तो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग नहीं रहा है। सो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए अभी। ये NIIT बाय नहीं करने की सलाह यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से आ रही है। चलिए, वक्त हो चुका है क्लोजिंग ट्रेड्स का। प्रदीप जी बताइए, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? देखिए, मुझे BEL अच्छा लग रहा है, एंड चार्ट में जिस तरीके से रिसेंटली 440 को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि BEL को बाय करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन का व्यू से BEL को बाय करते हैं, मुझे लगता है कि BEL करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और ऑलमोस्ट पहला जो टारगेट रहेगा BEL का, मुझे लगता है कि 458 के आसपास होना चाहिए, एंड सेकेंड टारगेट मुझे लगता है कि 475 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट एक सेकेंड, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 432 पे। 432 पे स्टॉप लॉस रहेगा। 475 का टारगेट के लिए BEL को करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और क्योंकि बजट है और एक ही दिन बाकी है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ ओवर पोजीशन यहाँ पे लेना चाहिए। थोड़ा कम क्वांटिटी पोजीशन लीजिए और BEL बाय करके जा सकते हैं। लग रहा है कि यहाँ पर बाई करे। 458, 475 के दो टारगेट है, 432 का स्टॉप लॉस है। हालांकि बजट में सबसे ज़्यादा
जो आवंटन होता है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर ही होता है। अब तक तो हिस्टोरिक यही रहा है। देखते हैं इस बार किस तरह का बजट होता है डिफेंस सेक्टर को लेकर। आप बताइए अंशुल जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। ये दो अपडेट रहेंगे। पहले सुबह बजाज ऑटो 9,500 रुपए में बाय दिया था, फिलहाल 9,609, 109 रुपए बढ़ गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा ओपनिंग कॉल इंडसइंड बैंक दिया था 895 पे, 902 रुपए का पहला रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, वहां पे टच हो गया है, तो वहां भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब जब कैपिटल खाली हो गई है तो फ्रेश बाइंग करना चाहिए आपको रामको सीमेंट में। रामको सीमेंट हमने पहले भी लास्ट वीक में बाई लिया था 1082 पे, उसके टारगेट अचीव हुए 1120 के, लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट 1120 पे फिर बना है, तो 1118 के आसपास इसको बाई करना चाहिए। 1090 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1165 रुपए का टारगेट रहेगा। इसकी टाइमलाइन बजट तक ही रखेंगे। बजट के पहले जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो एक बार बुक करके एग्जिट कर लीजिए। बजट के बाद से वापस से, जैसा अभिषेक जी ने कहा, नई स्ट्रैटेजी बजट स्पीच के बाद डिसाइड करेंगे कि अगर कुछ अच्छा आता है तो फिर नए सिरे से लॉन्ग करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ निकलता है तो फिर वेट करेंगे। लिए आपकी तरफ से टॉपिक भी आ गई और जो सुबह में कॉल्स दिए थे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी सलाह दे दी है अंशुल जी ने। इस बीच एक नतीजे आए स्क्रीन के निचले हिस्से में, आप देख सकते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी का कंसोलिडेटेड आय 1,464 करोड़ से बढ़कर 1,575 करोड़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सालाना आधार पर ये नतीजे हैं। और कंपनी का जो इबिटा है वो 413 करोड़ से घटकर 411 करोड़, और इबिटा मार्जिन में भी हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है, 28.2% से घटकर ये 26.1% ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। और साथ ही जेबीएम ऑटो के भी नतीजे आए हैं, वो नतीजे भी आपके सामने रख देते हैं। कंपनी का मुनाफा 56 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गया है, और दोनों ही स्टॉक्स नतीजों के बाद 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और नंबर्स जेबीएम ऑटो के आने बाकी हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन मुनाफे के नंबर यहाँ पर ठीक लग रहे हैं और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के मिक्स नंबर लग रहे हैं। एक राय अंशुल जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और जेबीएम ऑटो दोनों पर से फटाफट से राय दे दीजिए सर। देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइज तो खराब लग रहा है। इसमें एक बॉक्स था 1226 850 का, उसका ब्रेकडाउन लास्ट वीक आया है, तो पोटेंशियली डाउनसाइड 647 रुपए तक ब्रिगेड में दिख रही है। कोई भी पुल बैक 800 से 820 की जोन में आती है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जेबीएम ऑटो में भी ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है, 540 टूटता है तो इसमें लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी टुवर्ड्स 490 पहला सपोर्ट, और उसके बाद 385 रुपए तक की डाउनसाइड खुल सकती है। तो दोनों स्टॉक में किसी भी तरह की रैली मिलती है तो बेचना ही चाहिए। ब्रिगेड और जेबीएम ऑटो दोनों बेचने की सलाह है। नीचे में 647 तक भी आने की आशंका लग रही ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में। 800 से 820 के बीच में बेचना है। जेबीएम ऑटो 490 के लिए भी रास्ता खुला है, और उसके नीचे फिसलने पर 385 रुपए तक गिर सकता है। तो एक बड़ी गिरावट यहां से अंशुल जी की रीडिंग यहां पर है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज को लेकर और जेबीएम ऑटो को लेकर, दोनों से बचने की सलाह है। चलिए वक्त है ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे। जल्द लौटते हैं। से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवर तो कर रहा है, हालांकि अभी भी 80 अंकों के आसपास की गिरावट है, और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 200 अंकों के आसपास की, 59,750 के आसपास आपको दिखाई देगा। कुछ और तेजी वाले शेयर जरा टटोलते हैं और समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। एक राय मैं जरा ब्लू स्टार पर लेना चाहूंगा, क्योंकि ब्लू स्टार इस वक्त डे हाई पर कारोबार कर रहा है और शॉर्ट्स लगातार कवर हो रहे हैं इसमें से ब्लू स्टार से। करीब करीब 4.5% ऊपर आपको शेयर ये नजर आएगा। प्रदीप जी, आपसे व्यू जाना चाहेंगे। लगातार 3 सत्र की तेजी और ब्लू स्टार 1800 रुपए के ऊपर। ब्लू स्टार में क्या तेजी यहां से भी कर सकते हैं, या फिर जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें? जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, और 120 इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज प्राइस भी ऑलमोस्ट 1807 के आसपास था, इसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1890 के आसपास। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं। 1890 का टारगेट होना चाहिए। 1890 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट आपको ऑलमोस्ट 1980 2000 तक भी प्राइस देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 1754 के आसपास मेंटेन करना है।
ठीक है। ब्लू स्टार को लेकर ये भी हो गया। 1820 रुपए का आज ब्लू स्टार ने हाई बनाया है। एक और शेयर जरा आप लेकर आइए स्क्रीन पर, और वो है डिलीवरी में भी हम देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। 450 रुपए तक ये शेयर गिरा था और वहां से रिकवर करके शेयर आ गया है। अब 425 रुपए के आसपास के प्राइसेस इसके होंगे। 2.5% ऊपर ये शेयर नजर आएगा। अब देखते हैं कि बजट में लॉजिस्टिक्स को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से ऐलान होते हैं। थोड़ा उसके पहले फ्लेवर में आ जाते हैं इस तरह के शेयर। आज डे हाई के आसपास डिलीवरी भी है। अंशु जी, डिलीवरी को लेकर व्यू, डिलीवरी क्या यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं? ट्रेड में मौके बनेंगे? सर डिलीवरी में शायद आज रिजल्ट भी आना है, या ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है कि शायद आज रिजल्ट पोस्ट होने हैं इसके, तो रिजल्ट में मे बी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट एक रेजिस्टेंस है 425 रुपए 80 पैसे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक में एक अपसाइड बनेगी समवेयर अराउंड 445 तक की। फ्रेश लॉन्ग अगर लेना है तो 425 रुपए 80 पैसे क्रॉस होने का वेट करना चाहिए। उसके बाद लगभग 20 रुपए की तेजी बनेगी, बट रिजल्ट है तो रिजल्ट की वॉलेटिलिटी रह सकती है। रिजल्ट की वॉलेटिलिटी निकल जाए उसके बाद क्लीन जब ट्रेड मिले तब करना चाहिए। और इसी के चलते यहाँ से फर्दर एटलीस्ट संडे तक हमें देखना होगा मार्केट किस तरह से पैन आउट होता है। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी यही सुझा रहे हैं आपको कि बजट जो है उसका अनाउंसमेंट है, उसके साथ साथ मार्केट को हमें स्ट्रैटेजाइज भी करना होगा। लेकिन इस बीच स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज बन रही है। अभी थोड़ी देर पहले विश्वमोहन भी बता रहे थे कि अमूमन हम देखते हैं बजट के साथ साथ डिफेंस का खेमा जो है वो चलता भी है। डिफेंस वन ऑफ द सेक्टर्स जिसको उम्मीदें भी होती हैं बजट से, और अनाउंसमेंट्स के लिहाज से भी काफ़ी कुछ होता है। इसी कड़ी में निफ्टी डिफेंस इंडेक्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे अच्छी मजबूती है, एंड डिफेंस के साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस लाइक्स ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव, डॉक, इन तमाम स्टॉक्स पर भी नजर डालिएगा जरूर। प्रदीप, जीआरएससी के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। आज काफी मजबूती है स्टॉक में, करीब 7 से 8% के गेन्स। डाउन ट्रेंड्स देखे हैं स्टॉक ने, वैसे चला भी काफी, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम और वापस से मोमेंटम पिक करता हुआ। क्या राय होगी? 2777 के लेवल्स हैं फिलहाल। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए पोजीशन में, इनफैक्ट फ्रेश बाय भी करना चाहिए, और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। और डिफेंस में देखा जाए इनफैक्ट 2014 से अभी तक 2026 तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 197% का ग्रोथ आया है ओवरऑल डिफेंस जो एमओडी है गवर्नमेंट का। उसी हिसाब से अगर 2004-5 से देखेंगे कांग्रेस के टाइम पे ऑलमोस्ट 100% के आसपास ग्रोथ हुआ था। लास्ट ईयर भी 6,80,000 करोड़ के आसपास का अप्रोक्स एलोकेशन ओवरऑल डिफेंस में एमओडी मिला था। सो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि एटलीस्ट 13 to 14% भी हो जाएगा, तो डिफेंस के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा माना जा सकता है। सो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में मेरा व्यू पॉजिटिव है, और पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लगता है कि 2773 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट टारगेट 2950, और 2950 के ऊपर अगर 1 से 2 दिन भी सस्टेन होता है उसके बाद आपको 3250 तक आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 100 डीएमए के आसपास, ऑलमोस्ट 2508 के आसपास का 100 मूविंग एवरेज प्राइस का एक सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। पोजीशंस हैं तो उसे तो बिल्कुल बरकरार रखिएगा। नई पोजीशन के लिए मौके तलाशने चाहिए। और ताज़ा जीआरएससी के नतीजे भी आए थे, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद ये पिकअप हमने देखा है स्टॉक में। Q3 के मुनाफे की अगर बात करें 74% की बढ़त सालाना आधार पर जब नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए तब आते हुए दिखे थे, तब से स्टॉक चल रहा है। और अब यहाँ से अगर ब्रोकरेजेस की माने तो फर्दर हिंट्स हैं, ऑलमोस्ट 15% के अपसाइड भी नजर आ सकते हैं, तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए। Presented by Canara Bank. Together we can. रश्मि, ये मैडम बड़े शहर से छोटे शहर बसने जा रही है, बताओ। छोटे छोटे शहरों में ही तो है बड़े बड़े अखाड़े। नए नए दावपेच सीखेगी और फ्यूचर में मेडल जीतेगी। और बेटा इनका फ्यूचर? बड़े पापा, SBI लाइफ से इनका फ्यूचर सिक्योर है। अभी तो इसकी जीत के इरादा
पक्का है, करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लूजर। लाइफ हो या इन्वेस्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड अपनाओ और थोड़ी हेवी लिफ्टिंग एक्सपर्ट्स को भी करने दो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और निफ्टी में देखिए तो गिरावट अब फिलहाल 100 अंकों की दिख रही है। थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखी है, लेकिन फिर से हल्की गिरावट भी बढ़ती अब दिख रही है। 25,325 के आसपास निफ्टी है। निफ्टी बैंक में 260 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। लेकिन एक स्टॉक है स्विगी, जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। एक तो नतीजे कमज़ोर थे और दूसरा CLSA का जो डाउनग्रेड आया है उसके बाद इसकी पिटाई और भी ज़्यादा होती दिख रही है। अभिषेक के पास कुछ डिटेल्स है, वो डिटेल समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, स्विगी इतना क्यों गिरा हुआ है? क्या उस जो डाउनग्रेड आई है और CLSA की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ खास था? विश्व में देखिए गिरावट की वजह यह है कि नतीजे स्विगी के कमज़ोर आए हैं और लोगों को याद होगा कि इसका जो पोस्ट लिस्टिंग जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो 600 रुपये के ऊपर का है। और वहां से अगर आप शेयर को देखेंगे तो गिर के 300 रुपये के आसपास आ गया है। तो कितना सीवियर फॉल है इसे समझा जा सकता है। अब CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया तो एक तो कहते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, वो स्थिति हो गई है कि बड़ा ब्रोकरेज फर्म अगर किसी शेयर को अगर डाउनग्रेड करें तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाता है। और डाउनग्रेड की वजह यह है कि Q3 में जो कंपनी का घाटा है ये 799 करोड़ रुपए से बढ़कर 1065 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ईयर ऑन ईयर ये आंकड़े हैं। और इस घाटे के पीछे जो मुख्य वजह यह है कि इंस्टामार्ट को लेकर लगातार कंपनी पैसे खर्च कर रही है मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। और इंस्टामार्ट वर्टिकल का जो घाटा है वो 57% बढ़ा है और ये बढ़ के 908 करोड़ रुपए हो गया है। सितंबर तिमाही में भी कंपनी को भारी घाटा हुआ था। सितंबर तिमाही को जो घाटा था वो था 1092 करोड़ रुपए का। तो ये घाटा, इसको लेकर बाजार परेशान है। निवेशक शेयर से थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो करीब 54% का उछाल है और ये 6,148 करोड़ रुपए पर आया है। अगर हम अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो अब सामने आपके आंकड़े हैं कि फूड डिलीवरी में 24% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। आउट ऑफ होम जो वर्टिकल है उसमें 56%, क्विक कॉमर्स में 76% रेवेन्यू बढ़ी है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में 76%। लेकिन प्लेटफॉर्म इनोवेशन में इनकी रेवेन्यू कम हुई है और वो घट के रह गई है सिर्फ 9 करोड़ रुपए, 59% की गिरावट के साथ। अब जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेज नेगेटिव हैं शेयर को लेकर। CLSA ने जरूर रेटिंग घटाकर होल्ड की है और 335 रुपए का लक्ष्य दिया है। हालांकि ये टारगेट भी मौजूदा भाव से तो काफी ऊपर आपको नजर आएगा फिलहाल। लेकिन नोमुरा के जो टारगेट है वो है 546 रुपए के और इनकी बाय की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है, 375 के टारगेट है। जेफरीज की भी बाय की रेटिंग है और वो 440 रुपए के टारगेट स्विगी के लिए असाइन कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज है ना वो बटे हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 390 रुपीज जैसा IPO प्राइस था, उस भाव से आप देखेंगे तो 22% नीचे है। रिकॉर्ड हाई से जो शेयर है वो 51% नीचे है और 52 वीक हाई से देखेंगे तो वहां से भी ये 36% आपको शेयर ये नीचे दिखाई देगा। महीने भर में 23% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो कमजोर नंबर, ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा कम हो रहा है और इंस्टामार्ट जो बर्न है
उसको लेकर निवेशकों में चिंता है और आज हम देख रहे हैं कि शेयर की पिटाई हो रही है। 300 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और ये 52 वीक लो के भी लेवल आसपास ही होंगे स्विगी के। 295 रुपीज के आसपास वो होंगे और 300 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि स्विगी को लेकर आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। जो ट्रेडर हैं, जो निवेशक हैं, हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राजेश पालदिया हमारे साथ हैं। राजेश जी के पसंद के शेयर तो हम जानेंगे, लेकिन पहले स्विगी पर व्यू लेते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। क्या करना चाहिए स्विगी में सर? तो देखिए अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। ये स्टॉक अभी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में अब ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि इसके मई 2025 में बने थे उसके आसपास ही अब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो 300 का लेवल इसके लिए काफी क्रूशियल है। अगर ये 300 के लेवल को तोड़ देता है तो ये गिरावट और भी बढ़ते हुए दिखेगी। अगर इसकी पीयर कंपनीज में भी देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, वहां पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले 3-4 हफ्तों में सस्टेन बेसिस पे आते हुए दिखी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अभी यहाँ पे पेन रहेगा स्टॉक में, रिकवरी में अभी टाइम लगेगा स्टॉक को। 300 इसके लिए क्रूशियल लेवल है, जिनके पास अभी भी बने हुए हैं और तो 300 रुपए का लेवल का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो, क्योंकि 300 के नीचे हो सकता है ये 285 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। ऑन द हायर साइड अगर हम बात करें तो 328 330 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे स्टॉक में हमें लगता है एक बियरिश फेज ही बना रहेगा और स्टॉक में छोटी मोटी उछाल में एक सप्लाई आता रहेगा। यहाँ पर राजेश जी ने नजरिया दिया। पर राजेश जी, क्यों ना इसी के साथ आप आज की अपनी कॉल्स भी दे दीजिए, तो क्योंकि कई सारे सेक्टर स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है, आपकी नजर कहाँ पर है? बिल्कुल। तो शशि जी देखिए, यहाँ पे दो स्टॉक आइडिया पसंद आ रहे हैं, दोनों बाय साइड के हैं। हालांकि मार्केट वोलेटाइल है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो बजाज ऑटो हमें यहाँ पे ऑटोमोबाइल स्पेस से पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है और स्टॉक को अगर देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हमें लगता है इसमें होते हुए दिख रही है। जैसे स्टॉक में 96 30 40 के लेवल क्रॉस होंगे, स्टॉक में हमें लगता है बड़ी तेजी भी बन सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 9750 के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 9520 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडस टावर का। इंडस टावर में अगर हम देखें तो जो एक रिसेंट टाइम में हमने जो एक करेक्शन देखा था तो ऑलमोस्ट अपनी नेकलाइन पे सपोर्ट लेके वीकली चार्ट पे अगर हम नेकलाइन ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनाया है। और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अब चार्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 458 460 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 437 का स्टॉप लॉस रखना होगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर इंडस टावर्स और साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये दोनों ही काउंटर्स पर नज़र रखनी है। और बजाज ऑटो पे खास तौर से आप देखिए नतीजे कुछ ही समय में आते हुए दिखेंगे और नतीजों से पहले एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि अगर हम टीवीएस मोटर्स के नतीजों की बात करें तो नतीजों के बाद 3.5% का उछाल था और बजाज ऑटो ना ही सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी बट रुपए में कमजोरी का सबसे ज़्यादा फायदा जो है शायद टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो को आता हुआ दिखे। तो यहाँ पर नज़र ज़रूर रखते हैं। 9705 के शायद इस पे राजेश जी टारगेट्स दे रहे हैं। बट अभी फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। एकाएक से तेज़ी पकड़ी है अपोलो हॉस्पिटल्स में। अंशुल जी, क्या राय रखते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स पे? डिफेंसिव्स थोड़ा सा वापस ज़रूर आ रहे हैं। देखिए नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, तो नेस्ले के नतीजों के बाद थोड़ा सा मूड बदला, बट क्या अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे अच्छा लग रहा है? 20 मंथ मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है और 5 दिन का बॉक्स था उससे ब्रेकआउट आया है 6900 पे। तो मे बी बीटीएसटी या 1 से 2 दिन का अगर ट्रेड करना है तो 7050 और ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 7150, यहाँ तक ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो 100 से 200 रुपए तक की अपसाइड आपको मिल सकती है। दैट मीन साइड बजट के पहले तक ही इसको टाइमलाइन पकड़िएगा, उसके पहले जो प्रॉफिट मिले लेके बाहर हो जाइएगा, बजट के बाद फिर नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर थोड़ा भी प्रॉफिट हो तो उसको लेकर आपको बाहर होना है, ये राय फिलहाल आती हुई अपोलो हॉस्पिटल्स पे। तो यहाँ पर भी नज़र रखते हैं। आईटीसी नतीजों के बाद ये काउंटर भी 1% ऊपर है। हाल फिलहाल आईटीसी में हमने भारी पिटाई देखी, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ जो
टैक्सेस हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बदलते हुए नजर आए। अब बजट के पहले ये काउंटर बहुत एक्शन में आ जाता है। एक बार प्रदीप जी, क्या व्यू रख रहे हैं आप? आईटीसी पे 320 के लेवल्स कम से कम इस लेवल को तो नहीं तोड़ रहा है, क्या यहाँ पे अच्छा मौका लग रहा है आपको खरीदारी का? जी मैम, देखिए मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था और ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही अभी है, लेकिन कंसोलिडेशन अभी भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम 20 मूविंग एवरेज प्राइस भी देखेंगे 338 के अराउंड ही है। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 345 350 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे करेंट जोन से बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, और भी यहाँ से 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है। और पास्ट में भी हमने देखा कि जब भी आईटीसी का स्टॉक नीचे आता है, बाद में पर्टिकुलर कंपनी प्राइस हाइक कर देते हैं, प्राइस हाइक करने के बाद फिर से घूम फिर के ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से 350 का ब्रेक डाउन आया है, 380 का ब्रेक डाउन आया है, उसके बाद अभी ऊपर भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, कंसिडरेशन हो रहा है, तो एक बार अभी अवॉइड करना मैं पसंद करूंगा। लेकिन फॉर द लॉन्ग टू मीडियम टर्म अगर किसी के पास है, आप 300 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। पर बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे ट्रेड ना करें, ये सलाह आईटीसी को लेकर आ रही है। चलिए, लेकिन अब शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए, ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं देख रही हैं आप? तो अगर ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करना है तो अगर आप देखें तो आज प्राइवेट बैंकिंग में से एक्सिस बैंक के काउंटर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद जो थोड़ा कंसोलिडेशन जो दिख रहा था रिसेंटली, उसके बाद ये उससे बाहर निकला है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी बना रहा है आज। नियरली अगर आप देखें ये हफ्ते में काफी अच्छी मूव आई है, नियरली 9% की मूव है। आज के दिन अगर आप स्पेशली देखें तो इट इज लाइक 0.5% ऊपर है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। ऑप्शन सेगमेंट में भी अगर आप डेटा देखें तो ऊपर के कॉल्स में काफी अच्छी एक्टिविटी दिख रही है, पुट्स में भी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये सारा चीजें देख के लग रहा है करके यहाँ से जो अपसाइड से मूव है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1380 की जो कॉल है वो बाय करें। 30 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 22 का लगाना है, टारगेट 44 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 8700 तक का। शुक्रिया स्नेहा जी, आपने वक्त निकाला। एक्सिस बैंक के 1380 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है। 30 रुपए के प्रीमियम के भाव पर 44 उस प्रीमियम का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 22 का। लेकिन जो भी एफएनओ ट्रेडर है उनके लिए सेबी की तरफ से डिस्क्लोजर यही है कि 90% लोग यहाँ पर नुकसान करते हैं। औसतन 1 लाख रुपए हर ट्रेडर को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी 28% वो ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च कर देते हैं। मुनाफा होने पर भी उनको उस रकम में से 15 से 50% ट्रांजैक्शन के तौर पर ही खर्च कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये रिस्क डिस्क्लोजर है, उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रेड करें। चलिए, लेकिन चांदी पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि चांदी में ऐतिहासिक तेज़ी के बाद अब ऐतिहासिक गिरावट दिख रही है। चांदी में इंट्राडे की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है। एक दिन में 50,000 रुपये, और कल के रिकॉर्ड से अगर आप देखेंगे तो 70,000 रुपये नीचे चांदी सस्ती हो चुकी है। हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से आपको आगाह कर रहे थे कि चांदी में बड़ी गिरावट आने वाली है। यहाँ पे रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमोशंस जब हावी हो जाते हैं ना तो लोग किसी भी लेवल पे खरीदारी के लिए बेचैन हो जाते हैं। फोमो उनमें हावी होता है और यही वजह है कि इस तरह की तेज़ी दिखती है और वो सस्टेनेबल नहीं होती है। और आज देखिए किस तरह की गिरावट आई है। भले ही फंडामेंटल्स मजबूत हो, लेकिन किसी भी सिक्योरिटीज़ की तेज़ी एक लिमिट तक ही ठीक है। एक साल में 310% अगर कोई मेटल बढ़ जाए तो कौन इंडस्ट्री इस्तेमाल करना चाहेगा? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अगर आगे देखें तो कितना इस्तेमाल हो पाएगा, एक बड़ा सवाल था। और आज देखिए साफ उसका उदाहरण है। एक दिन में 50,000 रुपये और कल शाम के सत्र से कल के ऊंचे के भाव से 70,000 रुपये आपके साफ हो चुके हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस रिस्क मैनेज नहीं किया होता तो पूरी की पूरी आपकी पूंजी साफ हो जाती। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, सब कुछ है, सहारी कहानी के दम पे चला तो रहे थे, लेकिन वो सारी कहानी धीरे धीरे जब बाजार गिरता है तो गायब हो जाती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्थिरता आपको नजर आएगी। निफ्टी में करीब 70 अंकों की गिरावट है और निफ्टी बैंक 250 नीचे है, लेकिन सोने चांदी में तेज गिरावट है। थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे और ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। गोल्ड देखिए, अब 10,000 रुपये गोल्ड भी टूट गया है आज के सत्र में और 1,60,000 रुपये के आसपास के प्राइसेस है। और चांदी की जो गिरावट है वो है 50,000 रुपये की एक सत्र में। अब ऐसे चल भी रही थी चांदी कि 20,000 25,000 रुपए की तेजी एक दिन में हो रही थी और उसी रफ्तार से जो स्लाइड है काफी ज्यादा है। और चांदी से रिलेटेड जो शेयर हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि सीवियर पिटाई आज के सत्र में हम देख रहे हैं। वेदांता इस वक्त वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, लगभग 10% टूट गया है वेदांता का शेयर। और अगर हिंदुस्तान जिंक को आप देखेंगे जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है, वो तो चांदी के प्रोड्यूसर ही है, उनके अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो उसमें से 41% पहले हाफ में इस साल के वो चांदी से आई थी। और हिंदुस्तान जिंक अब दिन के निचले स्तर पर 11% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। वेदांता नंबर इसके अच्छे आए थे, रिजल्ट अच्छे थे, 6 दिन से लगातार ये शेयर चल रहा था और प्रॉफिट में लगभग 60% का उछाल था, रेवेन्यूज भी करीब 35% बढ़े थे। लेकिन चांदी, अब चूंकि हिंदुस्तान जिंक इनकी ही कंपनी है, वेदांता की ही, तो अगर प्रॉफिट पर हिट आता है, उनके शेयर में अगर गिरावट आती है तो फिर वेदांता पर भी आप रिफ्लेक्शन उसका जरूर देखेंगे और वही आज के सत्र में हो रहा है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये तीनों के तीनों चांदी से लिंक्ड शेयर हैं। हिंदुस्तान कॉपर का भी चांदी से लिंकेज है क्योंकि कॉपर की अगर माइनिंग होती है तो चांदी भी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर कंपनियां निकालती हैं। नैल्को में 9% की गिरावट। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, राय आपसे जरा वेदांता पर चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर, अच्छे फंडामेंटल, अब ये चला बहुत था, चांदी टूट रही है तो इसमें भी गिरावट आ रही है। क्या करना चाहिए इसमें जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं? ट्रेडर्स की बात करें, आज 10% स्टॉक नीचे है एंड व्यू फिलहाल थोड़ा डाउनसाइड का ही है। चांदी में आज के दिन में देखने जाए तो 50,000 की गिरावट सिंगल डे में देखने को मिली और इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आपको वेदांता में देखने को मिल रही है। 689 के अराउंड स्टॉक लॉक हुआ है। मेरी ओर से सजेशन यही रहेगा, एक बार एग्जिट करके चलिए, क्योंकि अगर ये गिरावट एक्सटेंड होती है तो नीचे 658 एंड अगर वो भी ब्रेक होता है तो 630 तक के लेवल भी स्टॉक दिखा सकती है लोअर लेवल पे। सो व्यू यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड का बन रहा है। और अगर रही बात इन्वेस्टर्स की, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो फिलहाल आप एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए। अगर 629 आता है तो वहां पे आपको वापस एवरेज करके चलने का बढ़िया से मौका मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने एग्जिट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आज की जो गिरावट है ना, इसमें पिछले 5 दिन के जो गेंस थे वही इरोड हुए हैं। तो अगर आपने महीने भर पहले पोजीशन बनाई होगी तो भी आपको करीब 15% के आसपास गेंस वेदांता में अभी नजर आएंगे। तो अच्छी स्ट्रेटजी है, एक बार एग्जिट कर लीजिए। लोअर लेवल पर अगर शेयर जाता है तो फिर से आपके लिए वहां पर एक मौका जरूर बन जाएगा। राजेश सर, एक बार आपसे ना एसबीआई पर व्यू चाहिए, क्योंकि आज बाजार में हमने थोड़ा सा माहौल डामाडोल होते हुए देखा। अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आईसीसी बैंक हो गया, वहां पर हमने गिरावट देखी और शायद उनमें गिरावट की वजह यह है कि एफआईज थोड़ा सा पुल आउट कर रहे होंगे, ये एक आशंका बनती है। लेकिन एसबीआई ने आज बना दिया है नया रिकॉर्ड, 1,082 रुपए का, 1% के आसपास की तेजी। तो 1,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद गर्मी लगातार कायम है। एसबीआई को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं और क्या नए ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल बायर्स के लिए क्या मौका है अभी शेयर में? बिल्कुल बने रहना चाहिए एसबीआई में। और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड के साइन यहाँ पे बने हुए हैं। और हमें लगता है पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में बनाते हुए दिखा है। और बैंकिंग एज ए ओवरऑल सेक्टर भी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जिस तरीके की हलचल कल रात से ही चालू हुई है, उसका इफेक्ट जरूर आज सारे ही मार्केट में देखने को मिल रहा है, उसके चलते वॉलेटिलिटी। लेकिन क्लियरली पीएसयू बैंकिंग बास्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे बने रहना चाहिए। नए निवेशक को भी अगर छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो ऐड करें। जब तक ये स्टॉक अब 1,040 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है व्यू यहाँ पे बुलिश साइड का ही प्ले आउट होते हुए दिखेगा। एंड हो सकता है ये फाइनली आगे आने वाले हफ्तों में 1,200 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर हो रही है, क्योंकि जो एक फ्लो कमोडिटी की तरफ या गोल्ड सिल्वर की तरफ या मेटल की तरफ मूव हुआ था पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी तेजी के कारण, अब आज अगर हम देखें तो सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ सभी में 15% 16% के फॉल यहाँ पे आते हुए दिखे। तो एक लिक्विडेशन या जिस तरीके का एक प्रॉफिट टेकिंग जो बोल रहे हैं हम, वो होते हुए दिख रहा है कमोडिटी लेड पूरे सेक्टर में। बट बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें पसंद है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1,200 तक हमें लगता है ये बढ़ता हुआ दिखेगा।
1200 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे एसबीआई में। और देखिए मतलब कोई सेक्टर मतलब बजट से पहले आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, तो वह है बैंकिंग का। बैंकिंग मजबूत है, पहले भी मजबूत था, और अगर पिछले बजट से लेकर इस बजट तक भी देखेंगे ना, तो निफ्टी की जो चाल रही है 6% की रही है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 3 गुना निफ्टी बैंक चला है, लगभग 18% के आसपास के नेट रिटर्न्स हैं। तो ये ताकत रही है बैंकिंग सेक्टर की, आउटफॉर्म किया है इसने निफ्टी को। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट एट 3 आपके लिए हम लेकर आएंगे। हमारे चारों के चारों एक्सपर्ट्स आपके साथ बने हुए हैं, कुछ बढ़िया ट्रेड्स, कुछ अच्छे रिसर्च आपके लिए हम हाजिर करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। Presented by Canara क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की गिरावट में आज मेटल स्टॉक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं तो बाजार में कुछ रिकवरी ज़रूर और बढ़ सकती थी। 25,350 के आसपास निफ्टी है। निफ्टी मेटल में देखिए क्या 5% की गिरावट है। हम लगातार इसकी चर्चा भी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ और बियॉन्ड मेटल्स के भी कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां आज गिरावट ज़्यादा दिख रही है। नतीजों की वजह से हुडको भी आज काफ़ी कमज़ोर है, 6.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है, और शॉर्ट्स पोजीशन भी यहाँ पर काफ़ी बनते दिख रहे हैं। अंशुल जी, हुडको को लेकर आपकी राय क्या है? सर, हुडको पे हमारी राय बेरिश है। इसमें बेरिश कपनैंडल पैटर्न का ब्रेक डाउन आया है। 98 डेज का बेरिश कपनैंडल पैटर्न था, 201 पे ब्रेक डाउन आया है। पहला सपोर्ट 181 है, और ब्रेक डाउन का जो टारगेट बनता है वो बनता है 160 रुपए का। तो पहला टारगेट 181 रुपए 36 पैसे रहेगा, और दूसरा टारगेट 160 रुपए 41 पैसे रहेगा। ये पीएसयू काउंटर्स में आता है, तो बजट के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेलवे, डिफेंस, पीएसयू इनमें तगड़ी सेलिंग आएगी। डिफेंस और पीएसयू इन कंपनियों में बजट के बाद बड़ी गिरावट अंशुल जी को लगती है, और यहाँ से बड़े बड़े नीचे के टारगेट दे रहे हैं अंशुल जी कई सारे स्टॉक्स, और उसमें हुडको को भी इन्होंने शामिल कर लिया है। 160 तक का भी रास्ता इनको दिखाई दे रहा है। मेटल्स पे एक बार और राय ले लेते राजेश जी। राजेश जी, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज 5-5, 7-7% टूटे हुए हैं। मेटल स्पेस से कोई दिग्गज नाम, टाटा स्टील हो, सेल हो, या कोई और स्टॉक जो आपको इस गिरावट में लग रहा है कि खरीदना चाहिए या अभी रुक जाएं? आई थिंक अभी रुकना चाहिए। जिस तरीके से सेल ऑफ कमोडिटी में हुआ है, और कमोडिटी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, मेटल, फेरस, नॉन फेरस, सभी में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो हमें लगता है थोड़ा रुकना चाहिए। ये एक बार का प्रॉफिट टेकिंग कहाँ थमता है, उसके बाद जो लेवल्स वापस बनते हुए दिखेंगे तब हम इसमें बाय करने की सलाह देंगे। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का एक इंटेंस सप्लाई प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी बास्केट में आते हुए दिख रहा है, हमें लगता है उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे रहेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखेंगे, अभी यहाँ पे बाय करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर बाई करने की जल्दबाजी ना करें। इस बीच एक मेटल कंपनी के नतीजे भी आ गए हैं, नैल्को के, और जो नैल्को का मुनाफा है, कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,556 करोड़ से बढ़कर 1,595 करोड़, 1,595 करोड़ का मुनाफा आया है। तीसरी तिमाही का आय 4,662 करोड़ से बढ़कर 4,731 करोड़। ईबिटा में हालांकि कमजोरी दिख रही है, ईबिटा मार्जिन भी घटकर आया है। ईबिटा मार्जिन घटकर 40% पे आ गया है, करीब 47.7% से घटकर। तो नतीजे मिक्स लग रहे हैं, जहां पर मुनाफे में और आय में थोड़ी ग्रोथ जरूर दिख रही है, लेकिन मार्जिन पर यहां पे दबाव दिख रहा है। एक राय प्रदीप जी, आपकी नैल्को को लेकर क्या है? देखिए विश्वमोहन जी, जिस तरीके का आज एक क्रैकडाउन आया है, हमने रिकमेंड भी किया था स्टॉक ऑफ द ईयर में ऑलमोस्ट 295 के आसपास। उसके बाद जबरदस्त रैली है स्टॉक में, अभी 387 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। एक बार जिस तरीके से स्टॉक नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 365 360 तक आ सकता है। देन यू शुड एवरेज, यू शुड बाय। अभी आप एटलीस्ट बने रहिए फॉर द लॉन्ग टू मीडियम टर्म। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, बने रहने का सलाह होगा, बाकी यहाँ पे बाय करने का सलाह अभी भी नहीं है। तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो इस कमज़ोर बाजार में भी कुछ यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहे हैं। नेस्ले अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे तेज़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है, नए लॉन्ग पोजीशन भी यहाँ पे बन रहे हैं। 1330 के आसपास नेस्ले का भाव आ चुका है। कुणाल जी, क्या राय है नेस्ले में?
कल सर नेस्ले की बात करें, फिलहाल जो मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो व्यू नेस्ले में बन रहा है, आप देखिए कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें नेस्ले में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। और आज के टाइम पे अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो आज भी स्टॉक 3.5% ऊपर है, 1335 के अराउंड है। उसका जो प्रीवियस टॉप था 1300, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर उछाल भी हमें नेस्ले में देखने को मिल सकता है। एंड अल्टीमेटली जो उसने हाई बनाए थे 1380 तक के, तो वो भी टच कर सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, बट नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि रिस्क पीरियड नई खरीदारी के लिए उतना परफेक्ट नहीं है। बट आपके पास अगर ऑलरेडी स्टॉक है पोजीशन में, तो आप इसको एक बार होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 1380, एंड जिस दिन ये 1380 ब्रेक होगा, ये आपको कहीं ना कहीं 1425 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नज़र ज़रूर रखेंगे, पर अब 3 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि कौन से हैं वो काउंटर्स जहाँ पर दिख रहा है एक्शन और उनके पीछे की वजह क्या है। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। तो रोज की तरह मार्केट एट 3 सेगमेंट के एक्शनेबल स्टॉक्स लेकर हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। आनंद, बताइए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आज आप? जी हाँ सृष्टि, अभी तक के पहले बाजार की तरफ देख लेते हैं। तो आज जो है बाजार गिरावट पर कारोबार बाजार में देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी जो है वो निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी लाल निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर सेक्टर की बात करें कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट है, तो मेटल पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पहले लगातार 3 दिन तेज़ी पर कारोबार करता नजर आया था ये सेक्टर, लेकिन आज जो है मेटल सेक्टर पर गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें शेयर की बात करें तो हिंद जिंक की तरफ देखेंगे, हिंद कॉपर, वेदांता, इन तीनों शेयरों में 9 से 12% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो सिरमा एसजीएस का शेयर देखेंगे, करीब 4 से 5% की तेजी दिखा रहा है शेयर, और औसत से 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो 7 से 8% की तेजी है आज शेयर में, और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आज डिफेंस शेयर भी जो है फोकस में बने हुए हैं। जी शिपिंग की तरफ देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है, और औसत से 5 से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेस्ले की बात करें तो जो मुनाफा है वो करीब 300 करोड़ बढ़ा है कंपनी का, 700 करोड़ से अब बढ़कर 1000 करोड़ के पार पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 4780 करोड़ से बढ़कर अब 5600 करोड़ के पार पहुंच गया है। साथ ही साथ कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है, जिसके चलते 3 से 4% की तेज़ी पर आज कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। वेलस्पन कॉर्प के नतीजों की बात करें तो जो आय है वो करीब 1000 करोड़ बढ़ी है, 3500 करोड़ से बढ़कर अब 4500 करोड़ के पार पहुंच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ मुनाफे की तरफ देखेंगे तो उसमें हल्की सी गिरावट आई, 672 करोड़ से घटकर अब मुनाफा 456 करोड़ पर पहुंच गया है। यही रीज़न है जिसके चलते आज शेयर गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है। जेबीएम ऑटो के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है वो 56 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ पहुंच गया, यानी कि हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है मुनाफे में। वहीं आय की तरफ देखें तो आय भी 300 करोड़ बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ खबरों की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज पर खबर आई है, जहां कंपनी की सब्सिडियरी को 830 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो डिफेंस प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है, जिसके चलते हल्की सी तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। और अंत में बात करेंगे रेलटेल की, जहां पर कंपनी को करीब 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से इनको मिला है, जिसके चलते शेयर आज 2 से 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। ढेर सारे काउंटर्स हैं, नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इन सभी काउंटर्स पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। बट जेबीएम ऑटो के भी नतीजे आए हैं, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, और स्टॉक में एक बढ़िया मूव भी हमने देखा था। एक बार देख लेते हैं कि क्या वो मूव सस्टेन्ड है या नहीं, क्योंकि साल दर साल कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बढ़े हैं। देखिए, एक मूव तो था बट फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल 1% की ही तेज़ी है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। हालांकि आमतौर पर ये जो कंपनी है और इवन ओलेक्ट्रा ये बड़े मूव ज़रूर दिखाते हैं।
बट इसके अलावा जी हाँ, आज सुबह से ही औरोबिंदो फार्मा ये काउंटर तेज़ी में है। हमने इसके पीछे की आपको वजह भी बताई थी कि पेनिसिलिन जी के लिए MIP यानी मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के लिए सरकार ने कदम उठाया है, जिसका खासी फायदा औरोबिंदो को होगा। डिलीवरी आज फिर से लगभग 2.25% की तेजी है। एक बार प्रदीप, डिलीवरी के चार्ट रीडिंग बताइए, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? धीरे धीरे करके सही स्टॉक ऊपर रोज ही जा रहा है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जितने भी हम मूविंग एवरेज भी देखते हैं उसके ऊपर ही चल रहा है अभी। 20 ऑलमोस्ट 100 200 इनफैक्ट 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन हो चुका है। सो जिस तरीके से एक पैराबोलिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशंस हुआ है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि बाइंग जो है, फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 452 460 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो होल्ड कीजिए, इनफैक्ट फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा। यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 395 के आसपास मेंटेन कीजिए और 460 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑलराइट, तो 460 और उसके ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ डिलीवरी, ये काउंटर पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा एक्शन आप देख सकते हैं। डिफेंसिव जी हाँ काफ़ी आगे आ रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल काउंटर्स हों, फार्मा से रिलेटेड काउंटर्स हों या फिर FMCG पैक से रिलेटेड स्टॉक्स भी। बट आज पूरी मेटल की गिरावट में MCX भी लुढ़कता हुआ नजर आया है। MCX का स्टॉक अगर हम पुलअप करें ऑल टाइम हाई के बेहद करीब, बट आज 5% की गिरावट MCX का काउंटर दिखा रहा है। अंशुल जी, क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? क्या गिरावट और हावी होगी इसमें? देखिए MCX में कल एक गैप अप ओपनिंग थी और आज उसी गैप को फिल किया है 2593 पे। उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके, पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक मीन रिवर्जन के लिए रेडी होगा। 10 डे मूविंग एवरेज 2465 पे और 20 डे मूविंग एवरेज 2375 पे, ये दो टारगेट खुलेंगे, क्योंकि गैप फिल होना रन अवे गैप में कन्वर्ट करता है और रन अवे गैप के बाद फिर मीन रिवर्जन ट्रेड स्टार्ट होते हैं। तो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिख रहा है। अभी भी एग्जिट कर सकते हैं या क्लोजिंग बेसिस पे 2593 के नीचे अगर क्लोज करता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए MCX पे एक व्यू। यहाँ पर आज गिरावट तो ज़रूर हावी हो रही है, पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और अब कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालें उससे पहले एक नतीजे आपके स्क्रीन पर निचले हिस्से में दिख रहे होंगे मदरसन सुमी एंड वायरिंग के, और वो नतीजे यहाँ पर हालांकि मिक्स नतीजे आ रहे हैं। एक बार स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक कैसा दिख रहा है। मदरसन सुमी एंड वायरिंग यहाँ पर नतीजों के बाद हालांकि ये शुरुआती कारोबार से ही करीब 2% की तेजी दिखा रहे थे। मदरसन सुमी एंड वायरिंग को लेकर कुणाल जी, आपकी राय क्या है? पर्टिकुलर कंपनी की बात करें 42.93 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा डाइसी व्यू है यहाँ पे, क्योंकि ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 43 के अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है एंड स्टॉक ने नो डाउट अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। पहले भी 4130 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था ना, वही रेजिस्टेंस काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है, पर थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रह के चलने की सलाह रहेगी। अगर 43 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर वहां पे आप खरीदारी करके जा सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40। और टारगेट की बात करें तो आने वाले दिनों में 44.80 एंड ये ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको 50 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो प्रेजेंट लेवल से अवॉइड करके चलिए। 43 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो 41 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। ये सलाह मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर आपकी तरफ से। नतीजे आपके स्क्रीन पर हैं और आय में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। मुनाफा देखिए 140 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ का नंबर यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है। एक और स्टॉक है एंजल वन का, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आज यहाँ पर कुछ कटते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या राय है एंजल वन में? आज की गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको?
ये मुझे लगता है कि और गिरावट थोड़ा यहाँ पे बढ़ सकता है। जिस तरीके से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एक बार नीचे आने दीजिए। मुझे लगता है कि इजीली स्टॉक 2350 2300 तक आपको मिलेंगे। अभी करंट उनसे बाई नहीं करना है, और अगर आपका मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन शॉर्ट टाइम में जितना इंक्रीज हुआ है, मैं थोड़ा और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार 2350 के आसपास आता है तो स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी अवॉइड करने का ही सलाह है। एंजल वन अभी अवॉइड ही करे, ये सलाह पर दी जा रही है। ट्रेंड भी आज वापस से कमजोर दिख रहा है, 3800 के नीचे आ चुका है, 1.5% की गिरावट। पिछला साल तो पूरा साल ही काफी खराब था ट्रेंड के लिए, और इस साल में भी कोई रिकवरी वैसी दिख नहीं रही है। ट्रेंड को लेकर अंशुल जी क्या राय है यहाँ पर? ट्रेंड में लगभग ये साल भी खराब ही जाने वाला है। 50 मंथ मूविंग एवरेज सपोर्ट है 3785, वहीं पे आके अटका हुआ है। प्रोबेबली 15-20 दिन और अटक सकता है, एक पुल बैक भी दे सकता है अगर थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। 3948 3950 की जोन तक बाउंस बैक भी आ सकता है, बट इवेंचुअली जब 50 डे मूविंग एवरेज टूटेगा 3785 के नीचे तो 2950 तक के टारगेट खुलेंगे। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, केवल 50 मंथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। जिस दिन वो गिव अप किया 2950 के टारगेट खुल जाएंगे। 950 यानी यहाँ से करीब करीब 700-800 रुपए की गिरावट और यहाँ पे अंशुल जी को दिख रही है, और ये गिरावट और एक्सटेंड होगी ट्रेंड को लेकर, और ये साल भी अभी तक इनको कोई रेस्पाइट नहीं दिख रहा है। पेट्रोनेट में भी आज यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते दिख रहे हैं। पेट्रोनेट 2.25% से ज़्यादा कमज़ोर है, डेरिवेटिव में 290 तक फिसला है। क्या राय है प्रदीप जी आपकी तरफ से पेट्रोनेट पर? 90 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली ना 298 300 क्रॉस करना पेट्रोनेट एलएनजी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बार आपको 282 280 तक आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, लेकिन बिफोर द बजट में शॉर्ट पोजीशन भी कैरी करना नहीं चाहता हूँ अभी, तो इसीलिए अभी एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर किसी के पास पोजीशन है, आप एक बार 278 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर में। 304 305 जैसे ही ब्रेक होगा ना, आपको 325 330 तक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। पेट्रोनेट एलएनजी हाल फिलहाल जो एक अच्छा मूव दिखाया तो ज़रूर था, पर पूरी तरीके से वो फिजल आउट होता हुआ फिलहाल आज के बाज़ार में। बट इसके अलावा आज देखिए सुबह ही हम ये गोल्ड फाइनेंसेस की बात कर रहे थे। देखिए मेटल और बेस कमोडिटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर तो आपको कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है, बट अभी तक जितने भी गोल्ड फाइनेंसेस कंपनीज थी उनमें भी एक अच्छा मूव इसलिए भी था क्योंकि इनके पास भी जो गिरवी रखा जाता है सोना, वहाँ पर प्राइजेस बढ़ रहे थे और इनको भी फ़ायदा हो ही रहा था। आज सुबह नतीजे भी आए थे, मुथूट के काफ़ी कमज़ोर रहे और साथ ही मनापुरम, ये दोनों ही काउंटर्स में आज गिरावट है। अंशुल जी, क्या आपकी राय है कि यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स थोड़े से और क्या वीक हो सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि मुथूट फाइनेंस तो अभी 6.5% कमज़ोर है और मनापुरम के तो नतीजे भी ठीक नहीं थे। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ढूंढी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट टूटने के बाद 278 का एक मेजर सपोर्ट है मनापुरम पे। ऑलरेडी रिलेटिव वीकनेस है, जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर में और मुथूट में तेजी आई थी, मनापुरम में नहीं आई थी। रिलेटिव वीकनेस है, तो जैसे ही 278 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है मुथूट, मनापुरम में बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज 262 का पहला टारगेट रहेगा, वो टूटता है तो फिर फर्दर डाउनसाइड दिखेगी। मुथूट में जरूर एक नेगेटिव रिएक्शन आया है, बट सपोर्ट जोन 50 डे मूविंग एवरेज की अभी भी होल्ड हो रही है, तो उसमें शॉर्ट से अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो चलिए ये दोनों ही काउंटर्स पे एक बार राय कि आप मौके तो ज़रूर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मौके ज़रूर हैं, बट थोड़ा सा आप वेट ज़रूर करें। पर IIFL फाइनेंस, यहाँ पर भी गोल्ड की पूरी स्टोरी के साथ हम देख रहे थे कि एक मूव आ रहा था। कुणाल, IIFL फाइनेंस पे कोई पर्टिकुलर व्यू, क्या ये स्टॉक कमज़ोर होता दिख रहा है? वेल, पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, फिलहाल 528 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो व्यू में स्टॉक में अभी बन रहा है वो थोड़ा नेगेटिव साइड का है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 670 के अराउंड का हाई बनाने के बाद अच्छा खासा करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला है। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे
490 500 आता है, 500 से लेके 490 आता है, तो वहां पे आप खरीदारी करके जा सकते हो। प्रेजेंट लेवल से एक बार आप उसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। तो चलिए, प्रेजेंट लेवल से आपको अवॉइड करना है, बट इस बीच सुप्रजीत इंजीनियरिंग ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, एक का एक 8.5% का मूव आते हुए दिख रहा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग में। एक बार प्रदीप, आपका व्यू, शानदार मूव कहेंगे सुप्रजीत इंजीनियरिंग के, क्या व्यू रख रहे हैं यहाँ पे? सॉरी सृष्टि जी, मैं एक्चुअली पर्टिकुलर स्टॉक ट्रैक नहीं करता। अच्छा, ओके, नो वरीज। पर मैं देख भी पा रही थी कि ये स्टॉक पिछले 2 हफ्ते से गिरावट का शिकार था। एक बार चेक ज़रूर करेंगे, क्या पता नतीजे आ चुके हों या फिर आने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या पता आ रहे हों। क्विकली एक बार चेक भी कर लेते हैं। बट मीनवाइल अंशुल जी, एक स्टॉक पे आपसे राय चाहिए थी, वो था एनटीपीसी, क्योंकि देखिए अब बजट परसों ही है और इस बार न्यूक्लियर एनर्जी पर कुछ और घोषणाएं हो, ऐसी उम्मीद ज़रूर लगा के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पे सरकार का फोकस ही है। पिछले बजट पे भी इसकी चर्चा हुई थी और पूरे साल के दौरान भी हमने कई बार इस मुद्दे पे चर्चा होते हुए देखा। स्टॉक निचले स्तर से रिकवर किया है, क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? मंथली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी मार्च 2025 में, जिसका लो था 302 रुपए 5 पैसे और हाई था 364 रुपए। तब से उसी रेंज के अंदर मंथली पे इनसाइड बार बन रही है। अगर कोई मोमेंटम बनना भी है तो ये मंथली इनसाइड बार का ब्रेकआउट चाहिए 365 के ऊपर, जो शायद ना आते हुए दिखे। कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन नहीं है, कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। 365 तक तो जरूर बजट की स्पीच तक जा सकता है, बट अगर वहां पे ब्रेकआउट मिला तो ही तेजी मिलेगी, और अगर रिजेक्शन हुआ तो फिर कैंडल का लो 302 रुपए टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक, क्योंकि नीचे से अभी वीकनेस नहीं दिख रही है, बट ब्रेकआउट के भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बेटर है अवॉइड कर देना चाहिए। आज आप नजर आ रहे हैं अंशु जी, लगातार एक के बाद एक ऐसे ऐसे आप टारगेट दे रहे हैं नीचे की तरफ, पता नहीं कितनी गिरावट यहाँ से आने वाली है। चलिए, अभी सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, उसके नतीजे 9 फरवरी को आने वाले हैं। ये अपडेट आपको एक बार दे देता हूँ। लेकिन इस गिरावट के बीच भी एक सेक्टर है जो आज अच्छा सपोर्ट कर रहा है बाजार को, एफएमसीजी का। टाटा कंज्यूमर देखिए, ब्रिटानिया देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, ये तमाम स्टॉक से अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर 2.5% की तेजी है। नए लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड होते दिख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या राय है? कुछ पसंद आ रहा है क्या एफएमसीजी स्पेस से आपको? इन स्टॉक्स में भी बता सकते हैं या आपकी अपनी कोई पसंद है तो वो बता दीजिए। देखिए विश्वमोहन जी, मुझे पर्टिकुलर ब्रिटानिया भी बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। बट थोड़ा बहुत ये आपका मिड टू लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक रहेगा, 2-5 दिन 10 दिन के लिए व्यू नहीं रहेगा। 5856 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वैल्यूएशंस में जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम में आ चुका है, और ओवरऑल चार्ट में देखा जाए तो 5750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं। टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6215, उसके बाद 6400 के लिए हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अभी 1134 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम 200 डे में भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1125 के आसपास का एक सपोर्ट है, और 1125 के ऊपर ही अभी रिसेंटली ब्रेक भी हुआ है। सो अभी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होने वाला है, और जिस तरीके से पास्ट में भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, अगेन स्टॉक 1250 एंड 1300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओवरऑल एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट पे मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे आपको थोड़ा थोड़ा करके बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है स्टैगर्ड मैनर में, हर डिप में धीरे धीरे खरीदारी करते जाएं, ये सलाह है। चलिए अंशुल जी, एसटीबीटी कॉल्स क्या है? क्योंकि आज आप लगातार सेल कॉल पर आपका फोकस ज्यादा है, तो उम्मीद है कि आप एसटीबीटी लाए होंगे कुछ आज। सर, अंबुजा सीमेंट में सेलिंग दिख रही है, और अंबुजा सीमेंट में आज वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। तो अंबुजा सीमेंट को एसटीबीटी करके जा सकते हैं 509 रुपए 50 पैसे पे। स्टॉप लॉस 516 रुपए का रहेगा और टारगेट 500 रुपए का रहेगा। अगेन बजट स्पीच तक ही, उसके बाद फिर नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो ये बजट स्पीच तक के लिए ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि आगे क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी तरफ से डिस्क्लेमर भी है। आप बताइए कुणाल जी, आपकी तरफ से बीटीएसटी एसटीबीटी कोई कॉल है क्या? व्यू फिलहाल मार्केट पे देखने जाए तो थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला ही है। अभी फिलहाल मार्केट 100 पॉइंट नीचे है, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मोस्टली डाउनसाइड का ही व्यू है, और इसके मद्देनजर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल वाला कॉल ही लेना चाहिए।
और सेल वाले में बट ओबियसली मेटल पे ही फोकस करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बैक टू होम वाली सिचुएशन यहाँ पे मेटल पे क्रिएट हुई है, आने वाले दिनों में फर्दर गिरावट भी हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे फोकस करके चलने की फिलहाल सलाह रहेगी। एक अच्छा खासा गिरावट आज के दिन में 2-2.5% का हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिला है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील का जो है वो वीक साइड का ही है। 1210 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो तकरीबन 1245 1245 के एसएल के साथ आप यहाँ पे एक बार शॉर्ट करके जा सकते हो। 1210 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे 1180 का पहला टारगेट है। 1180 अगर ब्रेक होता है तो भी 1140 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील प्रेजेंट लेवल से एक बार शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल आती हुई। बट इसके अलावा देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े बड़े मूव्स आते हुए दिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी काउंटर्स में आज गिरावट है, भले ही आपको आज इंडेक्स प्रेशर में ज़रूर दिख रहा हो। अब देखिए सुप्रजीत की हमने बात की, अभी नंबर्स आने बाकी हैं। 6.5% की तेज़ी, भारत रसायन 7% ऊपर, सुप्रीम पेट्रो 8%, शिल्पा मेडी 8%, स्ट्राइड्स फार्मा के नतीजे आए थे 8%। तो लिस्ट ये लंबी है। जीआरएसई की भी हम सुबह चर्चा कर रहे थे, 6.5% का मूव ये पर्टिकुलर काउंटर भी दिखा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए और भी ढेर सारे काउंटर्स, लिस्ट काफ़ी लंबी है जिनमें अच्छे मूव्स आप कह सकते हैं। बट आरती इंडस्ट्रीज ये काउंटर की हम इतनी चर्चा करते नहीं हैं, बट बहुत दिनों बाद इसमें एक 5% का मूव आया है। प्रदीप जी, कोई व्यू यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज? देखिए नॉर्मल बाउंस आया है लेकिन मल्टीपल रेसिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 385 390 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जब तक 390 ब्रेक नहीं होगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। 390 क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाया जा सकता है। और क्योंकि मार्केट क्लोजिंग है और उसके बाद बजट है, तो एक बार बजट के बाद ही या तो स्पीच के बाद ही कुछ न्यू स्ट्रैटेजी बनाना सही रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, एकदम से एक्साइटेड ना होइए। पर आज जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा मूव है। ब्लू स्टार के नतीजे आए थे, उम्मीद से अच्छे रहे, वो स्टॉक ऊपर है, सिम्फनी ऊपर है। पर प्रदीप जी, हैवल्स इतना ऊपर नहीं है, बीटन डाउन नेम है। क्या आपको लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए? जी अभी भी बाई सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाएगा कमेंट करना। वेट कीजिए। 100 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट 1430 के आसपास था। इनफैक्ट 20 मूविंग एवरेज प्राइस भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1358 के आसपास है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 1330 इसके ऊपर सस्टेन करने पे यहाँ पे कुछ मूव आ सकता है। बाकी अभी भी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा क्योंकि चार्ट अभी भी नेगेटिव ही है। तो चार्ट यहाँ पे हैवेल्स का आपको निगेटिव दिख रहा है। चलिए, बाजार बंद होने वाला है, उससे पहले आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते। तो बाजार देखें तो आज का सत्र कमजोर ही रहा है। करीब करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 25,325 के नीचे। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों के आसपास की गिरावट दिख रही है। 59,650 के आसपास यहां पर गिरावट दिख रही है। आज जो दबाव बना है तो मेटल में सबसे ज्यादा बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड, सारे फेरस हो, नॉन फेरस हो, प्रेशियस से लेकर इंडस्ट्रियल मेटल्स तक तमाम मेटल स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली के गिरफ्त में दिखे थे। और इसके अलावा आईटी एक ऐसा सेक्टर था इसके जो सबसे ज़्यादा आज, इसके अलावा तेल गैस शेयरों में भी दबाव था, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां भी दबाव में दिख रही थी। लेकिन आज जो बाजार को सपोर्ट मिल रहा था एफएमसीजी शेयरों से मिल रहा था जो आमतौर पर डिफेंसिव माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स भी चलते दिख रहे थे। लेकिन ऑटो और रियलिटी ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जिससे भी बाजार को सपोर्ट यहां पर आज के सत्र में मिलता हुआ दिखा। आज बढ़ने वाले शेयरों में नतीजों की वजह से नेस्ले में का मुनाफा, जबरदस्त मुनाफा 46% बढ़कर आया। 3.25% की तेजी के साथ नेस्ले की क्लोजिंग हो रही है। और एफएमसीजी में एक और काउंटर टाटा कंज्यूमर, अच्छे नतीजों के बाद यहां पर भी 2.5% से ज्यादा की तेजी। अपोलो में 2.25% की तेजी। एमएनएम मुनाफा वसूली के बाद अब यहां पे भी खरीदारी लौट आई है। और बजट से पहले आमतौर पे आईटीसी में सतर्कता बरती जाती है, लेकिन इस बार 1% से ज्यादा की तेजी। पूरा एफएमसीजी का जो खेमा है एक डिफेंसिव के तौर पर साबित हुआ है और यहाँ पे खरीदारी लौटी है। दिग्गज बैंक एसबीआई में भी खरीदारी थी। टाइटन, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक से वहां से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा था। आज दबाव था पूरी तरह से मेटल काउंटर से। हिंडाल्को 6% से ज्यादा टूट गया। टाटा स्टील 5% टूटा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, तो तमाम
जो मेटल स्टॉक्स आप देखेंगे तो बड़ी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए कुछ वायदा बाजार के भी स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज काफी ज्यादा शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में आज वेदांता था, 11% टूटा है। बड़ी तेजी के बाद इस तरह की बड़ी गिरावट, बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। नाल्को नतीजों के बाद गिरावट और बढ़ी, 11% टूट गया। मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां, वहां पर भी आज सोने चांदी में गिरावट का दबाव दिख रहा है, 7% से ज्यादा ये भी टूटा। एमसीएक्स में आज गिरावट थी क्योंकि सोने चांदी में गिरावट बढ़ेगी तो वहां पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होगा, उसका सीधा नुकसान एमसीएक्स को होता है और 7% आज ये स्टॉक टूटा। हुडको यहाँ पर भी 6.5% की गिरावट थी। इन चलिए कुछ लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पे इस बाजार में भी अच्छी तेजी दिखी। फार्मा से मैंने जैसे कहा एफएमसीजी और फार्मा सपोर्ट कर रहे थे। अरविंदो फार्मा यहाँ पर 4% से ज्यादा की तेजी। एफएमसीजी में नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये तीनों स्टॉक से जहां पर 2 से 3% की तेजी दिखी है। इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल को यहीं खत्म करेंगे। आखिरी में देखिए निफ्टी 25,320 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है, 98 अंकों की कमजोरी। इस नोट पर मुझे और सृष्टि और अभिषेक तीनों को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए बाजार में अगले जो बजट के दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होगा कैसा होगा, किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए, एक अहम सेशन होगा। उससे पहले अगला शो आपके लिए अहम होगा। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।